जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है। आज की क्लास आपकी जो रहेगी जीके स्पेशल, आपकी पता है आपके लिए जीके स्पेशल चल रही है क्लास। और इस जीके स्पेशल में आज हम क्लास नंबर आपकी 3 हम करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास नंबर 3 रहेगी आपकी। और इसके अंदर भी हम इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन रहेंगे वो हम कराएंगे। एक क्लास में आपका पता है टारगेट रहता है आप हमारा 50 क्वेश्चन का, भी उसमें एक्सप्लेनेशन करके 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको एक क्लास में करा देता हूँ, और वो भी 20 से 25 मिनट के अंदर ही। तो आज की क्लास भी 20 से 25 मिनट के अंदर की रहने वाली है। और इस क्लास में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन सारे के सारे हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे भाई हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जहाँ पे हमें लगेगा इंपॉर्टेंट चीज़ है और जहाँ लगेगा एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से बिल्कुल सारी चीज़ों को समझाया जाएगा। और जो क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि वो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, तो वहाँ पर तो मैं आपको 100% बताता हूँ। ये तो आपको पता होगा, जो मेरे साथ रेगुलर क्लास ले रहा है भाई उसको पता होगा कि आपके लिए जो क्लास चल रही है ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, वो इस बात को समझ जाएगा। बस दोस्त एक बात आपको बतानी है, जो भाई हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहा है और जो क्लासेस मैं आपके लिए ले रहा हूँ, तो वो क्लास जब आप एक बार लेते हो उसके बाद दोबारा से उसको प्रैक्टिस में लिया करो, मतलब उसका जो है फास्ट रिवीजन किया करो। ठीक है, और जो भाई नोट्स बना रहा है तो नोट्स भी बना सकता है, जैसे आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी जो क्लास चल रही है वो आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करने वाले हैं हुनों को किसने रोका था। तो यहाँ पे हुनों को पूछा है किसने रोका था, तो वो कौन थे? वो थे स्कंदगुप्त। कौन थे वो भाई? स्कंदगुप्त थे, जिसने जो है हुनों को रोक दिया था। तो आप सारे याद रखते चलेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ें या कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे गड़बड़ कर रहा है, या आपको कुछ भी ऐसा लगता है, तो आप मेरे साथ वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हो, या आप टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और इस स्ट्रीम में कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में लानी है। मैं उनको कराता भी चलता हूँ आपके साथ। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट की रचयिता पूछा है आपसे, कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे आर्यभट्ट हो जाएंगे। आर्यभट्ट की रचयिता पूछा है तो आर्यभट्ट हो जाएंगे यहाँ पे। कालिदास किसके दरबार से जुड़े थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। ठीक है, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके बारे में अगर आप पढ़ने जाओ तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, और ये उपाधि किसने दी थी? ये उपाधि दी थी इन्होंने जब इन्होंने शकों पर जो है, शक थे शंख, शकों पर जब इन्होंने जो है विजय प्राप्त करी थी, उसी दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसके बाद शकों को जब इन्होंने हराया था, शकों की विजय या शकों पर विजय, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इनके चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, इसके दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली रहती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इसमें इसके दरबार में क्या था? 9 रत्न, नवरत्न थे भाई, नवरत्न। और उनको क्या कहा जाता था? उनको नवरत्न, मतलब 9 विद्वान थे। और 9 विद्वान को, उनको जो है 9 विद्वान थे, उन 9 विद्वानों की जो मंडली थी उनको नवरत्न कहा जाता था भाई। ठीक है, ये भी नोट करते हुए चलेंगे आप। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं गुप्त काल की, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं लिखवाना चाहूँगा आपको। गुप्त काल की इम्पोर्टेंट पुस्तक। ठीक है, गुप्त काल की इम्पोर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक का नाम भाई जरूर लिख लेना, ये बहुत पूछ जाती है। सबसे नंबर पर तो पूछ जाती है कालिदास की पुस्तक भी पूछ जाता है, तो कालिदास की पुस्तक आप लिखोगे तो मेघदूत लिख लेना। एक तो मेघदूत इम्पोर्टेंट लिखाऊंगा सारी। उसके बाद आप लिखा सकते हो कुमार संभव, लिख सकते हो अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लेना, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद एक ऋतु संहार होती है, ऋतु संहार। ठीक है, ये भी लिख लेना, ऋतु संहार किसकी है? कालिदास जी की। ठीक है भाई। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है बाण भट्ट के बारे में, तो बाण भट्ट के बारे में पूछा जाता है, बाण भट्ट की पुस्तक के बारे में। तो इनके फेमस पुस्तक वो भी आपको मैं लिखा देता हूँ, साथ साथ में वो लिख लेना। इनकी हो जाएगी हर्षचरित और कादम्बरी। पहली है हर्ष, पहली तो इनकी जो पुस्तक है वो हो जाएगी हर्षचरित, और एक हो जाएगी कादम्बरी।
ठीक है, ये 2 पुस्तक हो जाएगी। उसके बाद में फिर विष्णु शर्मा जी की पूछ जाती है, पंचतंत्र है जो कि विष्णु शर्मा की। विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम हो जाएगा पंचतंत्र। किसकी है ये? विष्णु शर्मा की है। ठीक है, ये उनकी हो जाएगी विष्णु शर्मा, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट इसमें देखा जाए तो एक भी जो है विशाखा दत्त के बारे में पूछा जाता है। लेखक हुई है विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त की जो पुस्तक है उसके बारे में पूछा जा सकता है। विशाख दत्त, इनकी पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। इनकी फेमस पुस्तक आपको बताना है, तो क्या हो जाएगी? इनकी फेमस पुस्तक हो जाएगी मुद्राक्षक। ये हो जाएगी इनकी फेमस पुस्तक, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ से कंप्लीट क्वेश्चन देखो ये वो आ गया। लो क्वेश्चन मैं लिखा ही रहा था, देखो नीचे में ध्यान भी नहीं दिया, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा भी है, रखा है देखो। ठीक है, मुद्राक्षक के लेखक कौन हो जाएंगे? विशाखा दत्त हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के रचयिता कौन है? अमर सिंह है। महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है? महरौली का जो लौह स्तंभ है वो गुप्त काल का बना हुआ है। किसका बना है? वो गुप्त काल का बना हुआ है। तो ये भी आपको याद करते हुए चलना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने की थी भाई? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके समय भारत में आया था? ये हर्षवर्धन के। ऐसे आप कर सकते हो, है से ह्वेनसांग, है से ही आपका हर्षवर्धन हो जाएगा। ये आप याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आप एकदम से देखते तुरंत बता देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन का राइट आंसर है से। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ा जाए, हर्षवर्धन के बारे में अगर आपको थोड़ी सी जानकारी दी जाए, तो हर्षवर्धन जो है 686 में, मतलब 16 वर्ष की अवस्था में जो है थानेश्वरी गद्दी पर बैठ गया था। ये 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष में जो है ये गद्दी पर बैठ गया था। थानेश्वर की गद्दी का नाम पूछा जाए तो ये थानेश्वर की, थानेश्वरी गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और इसके बारे में पूछा जाए तो ह्वेनसांग को जो है शिलादित्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनको जो है ह्वेनसांग हर्ष को जो है शिलादित्य के नाम से भी जो है वो संबोधित किया जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है, जब ये हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है, यहाँ पे इनके बारे में बताइए, जब ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, तो उस समय जो है ये किस मार्ग से आए थे? जो यह ह्वेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया था। और इन्होंने अपनी ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम था, इनके ग्रंथ का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो इनके ग्रंथ का नाम है CUK। इनकी पुस्तक बहुत फेमस है, तो आपको याद रखना है क्या नाम है उनकी पुस्तक का? नाम है CUK। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन किस वंश से था? तो ये पुष्यभूति वंश से था। इसके वंश का नाम है पुष्यभूति वंश। हर्ष की राजधानी थी कन्नौज। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाकी चीज़ें मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें और सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ये चीनी था। हर्ष को किसने रोका था? ये पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। एहोट अभिलेख किसने लिखा है? ये रवि कीर्ति ने लिखा है। उसके बाद बादामी किस वंश की राजधानी थी? ये चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी। किसकी हो जाएगी? चालुक्य वंश की हो जाएगी। कांची किस वंश की राजधानी है? ये पल्लव वंश की राजधानी है। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव वंश ने बनाए थे, पल्लवों ने बनवाए थे भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संगम युग का प्रमुख क्षेत्र क्या है? यह है तमिलकम। प्राचीनतम तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तोल्काप्पियम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। अगर आपसे पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर आपसे पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, तो ये कब आप बताओगे? सविनय, अगर आपसे पूछा जाए सविनय अवज्ञा
आंदोलन। अगर आपको इसके बारे में पूछा जाए तो आप क्या राइट आंसर करोगे? तो ये 12 मार्च 1930 को, कब होता है ये? 12 मार्च होता है, 12 मार्च 1930 डेट याद रखना, ठीक है। ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट यूँ है क्योंकि 12 मार्च 1930 इम्पोर्टेंट यूँ है क्योंकि जो है इसमें महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से अपने जो उनके साथ में रहते थे, उनके अनुयायी थे, उनको लेकर 240 मील की लंबी पद यात्रा जो है उन्होंने तय करी थी। 240, ठीक है, मील, 240 मील की यात्रा जो है बिल्कुल पैदल उन्होंने तय करी थी। और 5 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल और 1930 को जो है वे गुजरात के समुद्र तट पर दांडी एक गाँव था, ठीक है, वहाँ पहुँचे थे, और जिसे जो है दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप रखना, अगर आपसे पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन भी, और अगर आपसे पूछा जाए दांडी मार्च, ठीक है, तो दोनों का ध्यान रखना, एक ही आपकी रह जाएगी यहाँ पे। तो इसके दौरान क्या हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक लेकर कानून को तोड़ दिया गया था, ठीक है, जो कानून था नमक वाला, तो उसको तोड़ दिया गया था। तो कब? 6 अप्रैल 1930 को तोड़ दिया गया था। अगर आपसे डेट लिखा जाए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी बना था नमक वाला, तो 6 अप्रैल थी, ठीक है, और 1930, ये डेट याद रखना आप, ठीक है। अगर सन पूछा जाए तो 1930 ही आप बताओगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन देखो कितने सारे रेडी हो गए, ठीक है। अगर पूछा जाए कितनी मीटर की कितनी मील दूरी तय गई, तो 240 मील, ठीक है। और कब पहुँचे थे वे? 5 अप्रैल 1930 को। कहाँ पर पहुँचे थे? तो गुजरात के समुद्र तट पर पहुँचे थे। गाँव का नाम क्या था? तो दांडी था उस गाँव का नाम, जिसे बाद में दांडी मार्च के नाम से भी जाना गया, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे याद करोगे। उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन आता है। उसके बाद फिर आया भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आया फिर, ठीक है। अब उसके बारे में बात करी जाए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करी जाए, तो ये 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई थी, और सन था 1942 को, ठीक है। और इसमें किस तरीके से ये हुआ था उसके बारे में अगर थोड़ा एक्सप्लेन करता जाओ तो लंबा हो जाएगा, छोटा सा समझो आप। 14 जुलाई 1942 को जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो है अध्यक्षता होती है, उसमें आयोजित होती है कांग्रेस की कार्य समिति में, और जिसमें जो है प्रस्ताव रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन का, जो है एक प्रस्ताव ये रखा गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा समझे तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पास कर दिया एकदम। कब हुआ था ये पास? कब अगर पूछा जाए पास कब हुआ था ये भारत छोड़ो आंदोलन, पास कब होता है? तो 8 अगस्त 1942 को ये पास हो जाता है। कहाँ पर होता है? ये मुंबई के अंदर पास हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करना है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी हुई थी? तो 23 मार्च, सबको पता होगा क्वेश्चन, तो 23 मार्च 1931। इसके बारे में तो लगभग कोई ऐसा नहीं होगा जो ना जानता हो, सबको पता होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, तो इसको तो ऐसा नहीं है कोई भी ना जानो भाई। अगला क्वेश्चन जो भी बताया मैंने, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये मैंने भी आपको बताया 1942, डेट भी आपको मैंने बताई है, तो कोई भाई डेट वगैरह नहीं भूलेगा। 14 जुलाई 1942। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का जो है नेतृत्व किया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, जो कि आज तक चला हुआ है, जय हिंद, ठीक है। तो ये किसने दिया था? ये आप समझ गए होंगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है आपसे, तो आप बता दोगे सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। भारत का विभाजन किस योजना के तहत होता है? तो यहाँ पे लिखो स्वतंत्र भारत के, हाँ ठीक है, ओके भी से हो जाएगा, और भारतीय भी लगा सकते हो, भारतीय गवर्नर जनरल, आप यहाँ पे भारतीय भी लगा सकते हो, ठीक है। तो भारत का विभाजन किस योजना के तहत हो जाता है? माउंटबेटन योजना आई थी, उसके तहत जो है भारत का वो विभाजन हो जाता है, और 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, ठीक है। एक पाकिस्तान बन जाता है और दूसरा जो बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो विभाजन हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? तो 23 मार्च 1943 को ये अलग, मतलब इसकी मांग हो गई थी,
ठीक है। और इसी दिन को जो है 23 मार्च को बनाते हैं अपना। ठीक, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे अगर आपसे स्थायी या अस्थायी दोनों पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान से समझना है, दोनों समझने वाली बातें हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। जब बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉप फैक्ट है जो हम नोट रखिए। अगर आपसे पूछा जाए संचालन समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगर संचालन समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको बताना है राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। अगर आपसे दूसरे नंबर क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदत समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय ध्वज समिति के जो है वो अध्यक्ष पूछा जाए तो भी आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताना है। अगर आपसे पूछा जाए प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है तो भी आपको राजेंद्र प्रसाद बताना है। अगर आपसे पूछा जाए वित्त, ये लिख लो, वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो भी आपको राजेंद्र प्रसाद बताना है। ठीक है, कौन बताना है? राजेंद्र प्रसाद बता रहा है। ये दोनों कितने सारे जो मैंने क्वेश्चन कराए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से करने हैं और ध्यान से समझना है इनको। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कानून मंत्री अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कानून मंत्री कौन थे तो वो भी आपको बताना है, वो भी भीमराव अंबेडकर हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? भारत सरकार अधिनियम था 1935 वाला। कौन सा जाता है? भारत सरकार अधिनियम हो जाता है 1935। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए आपको स्रोत के बारे में पूछा जाए संविधान का तो ये 1935 वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई भाई एक भी क्वेश्चन जो करा रहा हो आपको पता चलेगा तब जब आप इनकी प्रैक्टिस लगाओगे। जो फुल प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेके आता हूँ उसमें आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है संप्रभु, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है, याद करते चलेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। किसमें है भाई मौलिक अधिकार? तो भाग 3 के अंदर है। तो इसमें थोड़ा सा अगर आपको बताऊं मैं तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुनते चलेंगे क्योंकि मैं चीज़ें कराऊंगा आपको थोड़ी सी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो नंबर 1 पे आप अगर आपसे पूछा जाए संघ और राज्य क्षेत्र किस अंदर आता है? संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र अगर ये पूछा जाए तो ये आता है आपका अनुच्छेद 1 से 4 के अंदर। ठीक है, नागरिकता पूछा जाए, नागरिकता अगर आपसे पूछा जाए तो नागरिकता आती है अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर। किसके अंदर आती है? अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर आती है नागरिकता। मौलिक अधिकार आते हैं आपके, मौलिक अधिकार के बारे में भी क्वेश्चन भी बना था। मौलिक अधिकार जो है आपके बनते हैं वो आती है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आपके जो है वो मौलिक अधिकार आती है सारे। उसके बाद आता है फिर आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आता है। तो ये कौन से में हो जाएगी? ये अनुच्छेद आपके जो है 36 से 51 के अंदर हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर। उसके बाद संघ सरकार आती है आपकी, संघ सरकार आती है, फिर संघ सरकार आती है और संघ सरकार का हो जाएगा आपका अनुच्छेद बचे आपके जो है 51 कै, ये किस में आता है? 51 कै के अंदर आ जाता है। उसके बाद फिर आती है राज्य सरकार। ठीक है, जो राज्य को चलाती है राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें अनुच्छेद कितना आता है? इसमें अनुच्छेद आते हैं इसमें 52 से 151 तक इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने आपको लिखवाई ये आपको 6 के 6 याद करने हैं जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 हो गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैंने अभी बताया आपको, ये भाग 4 में है।
ठीक है, भाग कौन सा हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और 36 से 51 के अंदर भी बताया। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे? ये 1976 में जोड़े गए थे। मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दी गई थी? मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से कब की थी? 61वां जो है संविधान संशोधन था उसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो ये 73वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन होता है और उसी बीच में जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो ये 74वें संविधान संशोधन के अंदर। दोनों इंपोर्टेंट है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे कहते हैं? होते हैं CAG को बोलते हैं। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के चुनाव आयोग का कार्य क्या है? तो भाई उनका काम होता है चुनाव को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कराना, कोई घोटाला घोटाला ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इसका मेन मोटिव ये होता है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाएं समर्पित है? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं है वो समर्पित है शिव जी को। ठीक है, वो महाकाल जी को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये राजा राज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंगे कोडलोचरापुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने की थी। ठीक है, गंगे कोडचोलपुरम की स्थापना जो है वो राजेंद्र प्रथम ने की थी। राजेंद्र चोल की विजय किस नदी पर पहुंची? तो ये गंगा। ठीक है, किस नदी पर तक पहुंची थी? तो गंगा तक पहुंची थी। उसके बाद है, उत्तरी मैरूर अभिलेख किस से संबंधित हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चोल स्थानीय सब शासन से संबंधित हो जाएंगे। अशोक के शिलालेख की भाषा क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अशोक के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अब। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि अशोक ने जो है शिलालेख बनवाए थे सबसे ज़्यादा। अशोक ने कितने शिलालेख का निर्माण करवाया? शिलालेख का निर्माण करवाया। कितने शिलालेख का निर्माण करवाया था अशोक ने? तो आपको नाम बताना है। तो ये हो जाएगी आपके जो है शिलालेखों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 13। कितने शिलालेख का निर्माण करवाया था? 13 शिलालेख। कितने शिलालेख हो जाएंगे? 13 शिलालेख हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्वेश्चन एक और भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो भी लिख लेते हैं साथ साथ में। तो अगर आपसे पूछा जाए शिलालेख के बारे में, जो इम्पोर्टेंट शिलालेख है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से इम्पोर्टेंट आपके लिए जो शिलालेख है, नवा शिलालेख। नवा शिलालेख इम्पोर्टेंट है। 9वें नंबर का जो शिलालेख है उसमें चर्चा की गई है, धम्म समारोह की चर्चा है उसमें। किसकी समारोह की? धम्म समारोह की चर्चा है उसमें। समारोह की चर्चा है उसमें। ठीक है, धम्म समारोह की चर्चा उसमें की गई थी, ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको याद रखनी है, बट थोड़ा क्लास जो है वही मैं बताया, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर दोबारा क्वेश्चन फंसेगा तो बाकी जो बची है क्वेश्चन इससे रिलेटेड वो मैं आपको फिर बाद में कराता जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है छोटा छोटा मैं एक्सप्लेन करता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो संख्या ये पूछा जाएगा यहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इसके ज़्यादा बाकी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मैन है। जो पूछेगा वो ये मैन है। ठीक है, इसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन, अगर बनता भी है तो यही पूछा जाएगा। और अगर इसे थोड़ा सा और पढ़ लो, चलो जब ऐसी बात है तो अशोक के बारे में। अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र था। इसके पिता कौन थे? बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार थे। इसके पिता का नाम बिंदुसार था। और अशोक का राज्याभिषेक हो जाता है 269 में। 269 ईसा पूर्व में हो जाता है। कहाँ पर? ये उज्जैन का राज्यपाल था। पहले जो है अशोक उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। ठीक है, और बाकी इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो इसका प्रिय है अभिलेख, तो वो है देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी सबसे प्रिय अभिलेख माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें मैंने बताया एक तो अशोक का जो 13वां अभिलेख है ये कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देता है। 13वां जो अभिलेख है, कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसका जो है मन वो पलट गया। इसने सब खूनपात वगैरह सब देख के बंद कर दिया कि अब उससे मैं जो है युद्ध नहीं करूँगा। ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब तो इसके बारे में ऐसा कुछ चीज़ें नहीं रही होगी। और अशोक के जो नाम है वो उल्लेख है उसमें मास्की, गुजरा, निरटर तथा और भी नाम है, उद्लेगम, ये जो है अभिलेख में मिलता है। ठीक है,
उसके बाद अगर देखा जाए तो पुराणों में जो है अशोकवर्धन तथा दीपवंश के में जो है करमौली कहा गया है। अगर पुराणों में देखा जाएगा तो अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, और दीपवंश में देखोगे तो भाई आपको करमौली मिलेगा इसका नाम। ठीक है, चलिए कलिंग का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो कब होता है? 261 ईसा पूर्व में हो जाता है, 261 ईसा पूर्व में। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संस्कृत का प्रथम विस्तृत अभिलेख जो है वो रुद्रदामन हो गया। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है, वो भी रुद्रदामन से है। खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? बाई, ये दाई से बाई लिखी जाती है, ये दाई से बाई लिखी जाती है। ठीक है, खरोष्ठी जो लिपि होती है। और बर्मी लिपि जो है वो किसने पढ़ी थी? ये बर्मी लिपि के बारे में पूछा जाए तो जेम्स प्रिंसिस हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हमने पूरे बताया कि 50 क्वेश्चन डिस्कस करें। क्लास आपकी 30 नंबर की थी और ये क्लास आपकी चलती रहेगी। तो जिसमें हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी हमने डिस्कस किए, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।